हेलो स्टूडेंट्स का आप लोग का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, मतलब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एक्चुअली में क्या होने वाला है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसने हमने वो ये जाना था कि जो एयर है, जो आपका ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस पाथवे से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले वो नॉस्ट्रिल में पहुंचता है। नॉस्ट्रिल क्या होता है? हमारे नाक में, हमारे नोज में जो दो होल होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। इसके बाद एयर जो है वो कहाँ पहुंचता है? नजल कैविटी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? नजल कैविटी में। जो हमारे नाक में जो कैविटी होता है, जगह होता है, खाली जगह होता है, उसको नजल कैविटी कहते हैं। ये जो रास्ता होता है उसको नजल पासेज कहा जाता है। इस तरह एयर जो है वो नजल पासेज के थ्रू जो एयर है वो पहुंचता है कहाँ? आपका एयर जो पहुंचता है वो पहुंचता है आपका फेरिंग्स में। फेरिंग्स से एयर पहुंचता है फिर लैरिंग्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर लंग्स में, और इस तरह एयर का एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। और इस तरह एयर जो जिसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपका सेल तक पहुंचता है और इस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से कैसे निकलता है। सेम प्रोसेस है, जैसे एयर जिस रास्ते से होकर सेल तक पहुंचा है, इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में बनेगा वो फिर ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ये ब्लड उसको ले जाएगा कहाँ? लंग्स तक। फिर लंग्स में इस कार्बन डाइऑक्साइड को भेजा जाएगा ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और इस तरह पहुंच जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आपके नोज में। नोज में नॉस्ट्रिल के थ्रू फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इस तरह से एयर का इनहेलेशन होता है और एयर का एक्सहेलेशन होता है। यही जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस है, इसी को एक साथ हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इसको रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी आता है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंट चीज़ है। रेस्पिरेशन जहां हम ये बोलते हैं कि वहां ब्रीदिंग भी होगा और फूड का ऑक्सीडेशन भी होगा, वहीं ब्रीदिंग में हम सिर्फ ये बोलते हैं कि एयर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है वो बाहर निकालते हैं, जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब ब्रीदिंग में दो चीज़, कौन कौन सा? इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर, और एक्सहेलेशन मतलब एक्सहेल्ड ऑफ एयर। वहाँ जोड़ना पड़ेगा कि एयर जो लेते हैं वो कैसा एयर लेते हैं हम लोग? रिच इन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट हो वो वाला एयर लेते हैं, और एयर निकालते हैं कौन सा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो वो एयर हम निकाल देते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर निकालना होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे बॉडी में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होना ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो होना चाहिए। बोलो यस और नो। क्यों सर ऑक्सीजन क्यों होना चाहिए? अरे देखो ना, सेल के अंदर, अगर आप सेल के अंदर की बात करते हो तो C6H12O6 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता था क्या? नहीं, ऑक्सीजन जुड़ता था और बनाता था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता था। बोलो ये सुन लो। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और सभी मैकेनिज्म होंगे, जैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। आइए हम ब्रीदिंग का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म जान लेते हैं। ब्रीदिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है आपका, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन नाम से ही क्लियर है कि इनहेलेशन मतलब सर मतलब इनटेक ऑफ एयर। एयर को जब हम अंदर लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर। यहाँ जोड़ना पड़ेगा, कौन सा एयर लेंगे हम लोग? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड की रिच इन ऑक्सीजन? कौन सा एयर लेंगे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा एयर लेंगे, जल्दी बताइए। रिच इन ऑक्सीजन। सर ऐसा एयर लेंगे जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और ऐसा एयर एक्सहेल्ड करेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। ठीक है, ऑक्सीजन वाला लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर निकाल देंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सोचो ना सर, हमने पढ़ा है कि इनहेलेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन ओवरऑल तो हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं। ऐसा है क्या कि
कि इन्वायरमेंट में एयर रखा है सर, उसमें से पकड़ के हम ऑक्सीजन अपने अंदर डाल लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम लोग एयर लेते हैं। अब उस एयर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, बहुत तरह के गैसेज हैं। तो उस तरह के गैसेज में हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, तो हम कैसा एयर लेंगे? ऐसा एयर लेंगे सर, ऐसा एयर की हमें ज़रूरत है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जिसमें ब्लड के थ्रू ये हमारे सेल तक चला जाए और फूड का ऑक्सीडेशन करे, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस करे। इसीलिए हम लोग ऐसा एयर लेंगे जो रिच इन O2 हो। तो इनहेलेशन का डेफिनेशन यही है, जो मेन डेफिनेशन है वो यही है। ऐसे जनरली कहने के लिए कह देते हैं कि ऑक्सीजन लेना इज कॉल्ड इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, लेकिन एक्चुअली में ये डेफिनेशन सही नहीं है। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि इनटेक ऑफ एयर रिच इन O2, ऐसा एयर हम लेने जा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, उसको क्या कहेंगे? इनहेलेशन। वही एक्सहेलेशन क्या होता है सर? ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एयर को एक्सहेल्ड किया जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कैसा एयर? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। बोलिए कैसा एयर? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, उसको अगर बॉडी से बाहर निकालेंगे तो ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सहेलेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड। कह रहा है कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं, जैसे देखिए ऐसे अगर एयर को अंदर लेते हैं तो हमारा जो थोरेसिस कैविटी है, जो फेफड़ा जिस कैविटी में रहता है, जो चेस्ट कैविटी हम लोग का, वो एक्सपेंड करता है, फैलता है। हम लोग सांस लेंगे तो फेफड़ा फैलेगा। थोड़ा आप भी रियलाइज कीजिए ना, आप एयर लीजिए, ऐसे एयर लेंगे, फेफड़ा फैला, इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड, जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है वो एक्सपेंड करता है, फैलता है। कब? जब ऑक्सीजन या एयर हम लेते हैं तब। ठीक। थोरेसिस कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब कह रहा है कि जब हम एयर छोड़ते हैं, एयर बाहर निकालते हैं, तो हमारा फेफड़ा फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे देखो, हम लोग एयर लिए, फेफड़ा फैला तो इनहेलेशन हुआ, अब एयर निकाले तो एक्सहेलेशन हुआ, जिसमें फेफड़ा क्या हुआ? अपने पोजीशन पे आ गया, जो फैला हुआ था वो फिर से सिकुड़ गया, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सहेलेशन में थोरेसिस कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक। इनहेलेशन में रिब्स जो होता है वो उठ जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। सोचिए क्यों रिब्स ऊपर की तरफ जाएगा? क्योंकि सर इनहेल्ड करेंगे तो हम प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर। एक्टिव प्रोसेस होता है। ऐसे हम एयर लिए तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या करेंगे? हम अपने फेफड़ा को ऊपर उठाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे, तभी ना एयर हमारे अंदर जाएगा। थोड़ा अपनी से रियलाइज कीजिए इसको। जैसे देखिए, ऐसे अगर एयर इनहेल कर रहे हैं तो फेफड़ा को जो रिब्स है, उसमें जो हड्डी है, रिब्स हड्डी का नाम है, जो रिब्स होगा वो ऊपर उठेगा, क्योंकि प्रेशर हम ला रहे हैं। लेकिन सांस छोड़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में, या एयर बाहर निकालने में कोई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से निकल जाता है। इसीलिए इनहेलेशन में रिब्स जो होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्या उठ जाता है? ऊपर की तरफ। लेकिन एक्सहेलेशन में जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उस समय रिब्स जो होता है वो डाउनवर्ड चला जाता है, फिर अपने पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई प्रेशर नहीं लग रहा होता है। ठीक। इसके बाद जो डायफ्राम होता है वो इनहेलेशन के केस में फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट। जैसे डायफ्राम ऐसे होता है, आपने डायग्राम देखा होगा डायफ्राम का, कि डायफ्राम से, अच्छा एक बात और क्लियर कर देता हूँ, थोरेसिस कैविटी होता है, एक होता है थोरेसिस कैविटी और एक होता है एब्डोमिनल कैविटी। क्या होता है? एक होता है थोरेसिस कैविटी, मेरे साथ लिखते जाइएगा। एक होता है थोरेसिस कैविटी और एक होता है एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिस कैविटी होता है और एक होता है एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिस कैविटी कहते हैं किसको? ऐसा कैविटी प्रेजेंट एबोव द डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होता है उसको थोरेसिस कैविटी कहते हैं, और डायफ्राम के नीचे जो कैविटी होता है, जगह होता है, उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। कैविटी प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम
इज टर्म्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं उसको? एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। इसको कहते हैं थोरेसिस कैविटी, इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। इसको समझना बड़ा सिंपल है। आप डायफ्राम के बारे में जानते हैं? नहीं सर, अरे हम लोग को एगो मास्टर पढ़ा रहे थे, समझे? तो एगो मास्टर पढ़ा रहे थे, डायफ्राम से याद आ गया, बता देते हैं। हम लोग को मास्टर पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे। उन्होंने जब डायफ्राम के बारे में बोलना स्टार्ट किया तो डायफ्राम के बारे में ऐसे बोल रहे थे। जब बारी आई कि सर डायफ्राम का अच्छा प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो डायफ्राम को वो अपने लैंग्वेज में कहते थे डायफ्रामाग्राम। इसको डायफ्रामाग्राम कहते थे, ऐसे ही इंटरटेनमेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा इंटरटेन होते थे। और होता क्या है, तो आप किसी चीज़ को इंटरटेन करके पढ़ोगे तो वो थोड़ा जल्दी समझ में आता है, और इंटरटेन करके पढ़ना भी अच्छा होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट करने के चक्कर में सारा टाइम इंटरटेनमेंट में ही लगाएं, सब टॉपिक को इंटरटेनमेंट के साथ ही पढ़ें, ऐसा थोड़ी होता है। अगर पढ़ाई ऐसा होता कि इंटरटेनमेंट के साथ ही सब कुछ समझ में आता तो सभी जॉब में या सभी हाई स्किल वाले लोग रहते। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन ऐसा है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो, 2 घंटे का लेक्चर है या 1 घंटे का लेक्चर है, तो उसमें बोरिंग फील ना हो, इसलिए भी इंटरटेनमेंट बीच बीच में होता रहता है और टीचर करवाते रहते हैं। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा कैविटी जो डायफ्राम के ऊपर होता है, ऐसा कैविटी जो डायफ्राम के, मान लेते हैं ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। कैसा डायफ्रामाग्राम बना दिए सर? रुको, डायफ्रामाग्राम को सही बनाते हैं। यहाँ देखो, ये आपका डायफ्राम है, डायफ्रामाग्राम है, समझ रहे हैं? इसको हम लोग प्यार से डायफ्रामाग्राम कहते हैं, लेकिन वही डायफ्राम है, प्रोनाउंसिएशन इसका डायफ्राम में होता है। डायफ्राम से ऊपर जो कैविटी होता है उसको थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसको प्यार से आप चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। देखिए वही लिखा है मैंने, कैविटी प्रेजेंट अबव द डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होता है उसको थोरेसिस कैविटी बोलते हैं, और डायफ्राम के नीचे जो कैविटी होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब जैसा कि ये आपका डायफ्राम दिख रहा है, डायफ्राम जैसा कि आपका दिख रहा है कि सर इनहेलेशन वाला में जब हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं रिच इन ऑक्सीजन, तो क्या होता है? डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। मतलब डायफ्राम पहले ऐसा रहता है, अब वो कैसा बन जाता है? ऐसा बन जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, ठीक है, जब एयर लेते हैं तब। बट जब एयर हम अपने शरीर से निकालते हैं, रिलीज करते हैं, तब ये डोम शेप्ड हो जाता है। कैसा? फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ऐसा, ठीक। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर द लंग्स। कह रहा है, ये बहुत सिंपल सा चीज है कि एयर हम कब लेंगे? जब कंसंट्रेशन एयर का हमारे लंग्स के अंदर कम होगा। बोलो यस और नो। हमारे अंदर लंग्स का, सॉरी, एयर का जो कैपेसिटी है वो कम होगा, तब क्या लेंगे? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर द लंग्स। सही है, सही है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स। सही है, सही है। देखो बिल्कुल सही है। मैंने सोचा कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा या मतलब कंसंट्रेशन पे बात चली आई, खैर वॉल्यूम पे बात है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? जगह। क्या होता है? जगह। अगर उस जगह में अगर वो जगह, मान लो कोई जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई चीज़ आता है। बोलो यस और नो। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में बताया जाता है कि कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आता है। यस सर, हमने पढ़ा है। यहाँ किस चीज़ की बात हो रही? वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब सर जगह उसका, मीटर क्यूब मतलब जगह उसका, कि उसमें कितना जगह। अगर ज़्यादा जगह है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा लंग्स में, तो हमारा जो एयर है वो सीधा लंग्स में चला जाएगा। थोड़ा सोचो, हमारे लंग्स में बहुत सारा जगह है कि नहीं? सर हमारे दिल में बहुत सारा जगह है। अरे है,
चलो तुम्हारे दिल में बहुत सारा जगह, दिल पे जब दिल की टॉपिक की बात करेंगे तब दिल के बारे में सोचेंगे। अभी लंग्स के बारे में देख लो। लंग्स में बहुत ज़्यादा जगह है, ऑक्सीजन की कमी है। क्या होगा, बाहर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, क्या करेगा, बाहर से तुरंत एयर आ जाएगा, क्योंकि जगह खाली है तो उसको भरेगा ना। जगह खाली है, कहीं जगह अगर किसी चीज़ के लिए खाली है तो वहाँ हम जगह भरेंगे, और जगह खाली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या, तो हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब बहुत सारा जगह खाली हो गया, तो क्या होगा, तुरंत बाहर से एयर आ जाएगा। और जब हमारे अंदर लंग्स में पूरा एयर फिलअप हो गया, अब एयर पूरा भर गया है, ठीक है, अब वहाँ एयर में ऑक्सीजन आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आपका कम है। अब यहाँ से आपका लंग्स से जो ऑक्सीजन होगा वो जाएगा कहाँ, सेल में, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा, लंग्स में। धीरे धीरे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेल से बन के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कोई काम नहीं है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जाएगा, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, हमारा जो लंग्स होता है उसका वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। जैसे हम सांस ले लिए, अब वॉल्यूम कोई इंक्रीज नहीं करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो काम था वो हमने कर लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा तो क्या करेगा, ये इसमें से एयर निकाल देगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको निकाल देगा बॉडी से बाहर, और इस तरह जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, वो पूरा होता है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग ब्रीदिंग के बारे में पढ़े, किसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग के बारे में एक्चुअली हम ये पढ़ते हैं कि सर ब्रीदिंग ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एयर को हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, एयर रिच इन ऑक्सीजन को, और एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सर इतना तो समझ में आ गया। तो वही तो है एक्सहेले, यहाँ हम डिफरेंस बता दिए हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है, कि आपको 5 नंबर में अगर पूछे तो आपका ये भी काम बन जाए और कॉन्सेप्ट तो याद रहे ही। तो इनहेलेशन में मैंने पहला बताया है कि एयर को लोगे इज कॉल्ड इनहेलेशन। कैसा एयर को, एयर रिच इन ऑक्सीजन। एयर को बाहर निकालोगे तो वो उसको कहेंगे एक्सहेलेशन। कैसा एयर को, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद मैंने बताया कि जब आप एयर लेते हो तो क्या होता है, थोरैसिक कैविटी आपका फैलता है, आपका चेस्ट फैलता है। जब आप एयर निकालते हो तो थोरैसिक कैविटी आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब स्क्यूज होता है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। जब आप एयर लेते हो तो आपका रिब्स ऊपर उठता है, एयर निकालते हो तो रिब्स नीचे बैठता है आपका। इसके बाद मैंने बताया कि डायफ्राम के बारे में, कि जब आप एयर लेते हो तो डायफ्राम का शेप कैसा हो जाता है, फ्लैट, चिपटप चपटा शेप हो जाता है। और जब आप एयर निकालते हो तो डायफ्राम का जो शेप होता है वो डोम शेप हो जाता है। और लास्टली मैंने बताया कि जब आप एयर लोगे तो कैसे लोगे, जब सर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तब हम अपने अंदर एयर ले पाएंगे, और जब लंग्स में वॉल्यूम घटेगा तब एयर बाहर निकाल देंगे। इतना ही चीज़ तो हम अभी देखे हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है एल्वोलाई, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच। तो देखिए बहुत सिंपल है। एयर जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। एयर रिच इन ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, कहाँ जाएगा, ब्लड में। ये लंग्स की बात बता रहे हैं। जब एयर एल्वोलाई में आ जाएगा तो जो एयर रिच इन ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। और आप जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन के साथ कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ता है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ता है। ये आप लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यहाँ लिख देते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ कितना जुड़ेगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा। कितना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा टिश्यू में,
क्योंकि ब्लड ले जाएगा ऑक्सीजन कहाँ, टिश्यू में। तो देखिए ऑक्सीजन रिलीज इनटू टिश्यूज, फिर ऑक्सीजन को टिश्यू में रिलीज कर दिया जाएगा, वहाँ ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा और इसके बेसिस पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर यहीं तक सीमित हो जाएगा क्या? नहीं, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल में ही रखेंगे क्या? नहीं सर, हम सेल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सेल में कोई काम नहीं है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को उसी ब्लड कैपिलरी की मदद से पहुंचाया जाएगा कहाँ? लंग्स में, एल्वोलाई में। जैसे ही लंग्स में, एल्वोलाई में पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एक्सहेलेशन की प्रोसेस से बाहर भेज दिया जाएगा। इस तरह से जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस है, जिसे आप बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो पूरा होता है। और आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, इतना ही देर का। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। दिस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम चालू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आपके इस सपोर्ट के लिए हम लोग हमेशा आपके लिए जो कंटामिनेटेड जो अच्छा वीडियो होता है लेक्चर से रिलेटेड, वो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए